चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। और रीतिकाल की बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे कि रीतिकाल को तीन भागों में बांट दिया गया था। एक रीतिबद्ध के कवि थे, एक रीति सिद्ध के और एक रीति मुक्त के। तो अगर बात किया जाए तो रीतिबद्ध के कवियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, रीति सिद्ध के कवियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रीति मुक्त के कवि। तो अगर बात किया जाए कि रीति मुक्त किसे कहा गया है, तो जिन्होंने ना ही लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ना ही लक्षण ग्रंथों को मानने को स्वीकार किए हैं, अपने मन से जो भी रचनाएं किए हैं वही क्या कहलाए हैं, रीति मुक्त कहलाए हैं। ठीक है। तो अब बात किया जाए कि हम लोग अगर बात करें कि रीति मुक्त के कवि कौन कौन से हैं, तो हेडिंग डालकर हम लिखते हैं कि रीति मुक्त के कवि। हम लोग की हेडिंग की बात किया जाए तो जानेंगे रीति मुक्त कवि कौन कौन है। तो अगर बात की जाए रीतिमुक्त के कवि, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घानानंद। सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? घानानंद। तो हम अगर बात करें रीतिमुक्त कवि, तो घानानंद है, जो हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। घानानंद। ठीक। घानानंद के बाद है आलम। आलम के बाद है बोधा। बोधा के बाद है ठाकुर। ठाकुर के बाद है द्विज कवि, द्विज देव कवि। ये पांच गो जो है, ये क्या है, रीति मुक्त के कवि है। तो इनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है क्या है क्या नहीं है। अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से कवि है रीति मुक्त के जान, या ये कहो कि रीति मुक्त जिन पे टिका हुआ है, तो वो है घानानंद। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि घानानंद है कौन, जन्म कहाँ हुआ है, इनका नाम क्या है, इनकी कौन सी रचना है, कौन सी रचना नहीं है, क्या इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे चीजें को। तो अगला हम लोग का जो पढ़ना है कवि के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे घानानंद के बारे में। ठीक है। चीजें समझ में आ रहा है? तो हेडिंग डालते हैं हम लोग घानानंद। और घानानंद से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कहीं का भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको तैयार रहना चाहिए। घानानंद के बारे में हमको अच्छे से पढ़ाना होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हेडिंग डालो घानानंद। अब पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, घानानंद किस काल के कवि हैं? तो क्या बताओगे? नहीं, गड़बड़ कर दिया ना, काल हम पूछे हैं। रीतिकाल। कौन सा काल का कवि है? रीतिकाल। अब पूछेगा कि रीतिकाल में किसके, हाँ, रीतिकाल में कौन से कवि है, तो रीति मुक्त कवि है। ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? घानानंद। तो हेडिंग डालो घानानंद। घानानंद जी के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो घानानंद की बात किया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो अगर जन्म की बात किया जाए घानानंद का जन्म, तो 1673 ईस्वी की वो रात है जब घानानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब बात किया जाए कि जन्म के बाद ये इनकी आश्रयदाता यानी किसके दरबारी में ये रहे थे, तो दिल्ली के बादशाह। दिल्ली के बादशाह थे। एक बादशाह मतलब सबको पता होगा, राजा। ठीक है। दिल्ली के बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे। क्या थे? के दरबारी कवि थे। कहने का मतलब ये क्या बोलते हैं, घानानंद किसके दरबार में रहते थे, तो दिल्ली में एक राजा थे, राजा का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के दरबार में ये रहते थे। ठीक है। अब इनके गुरु का नाम अगर पूछ दिया जाए कि गुरु का नाम बता दीजिए, कि इनके गुरु का नाम बता दीजिए,
तो गुरु का नाम था बृंद देव या नारायण देव। बृंद देव। अरे तो एक लोग का दो का नाम नहीं होता है? होता ही है। हाँ, ऊँट में चलता है। वृंदा सॉरी वृंदावन देव था। वृंदावन देव या फिर नारायण देव। नारायण देव, ठीक है। तो मतलब कोई भी नाम आ जाए तो समझ लेना इनके गुरु का नाम है। चीजें यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इनके गुरु का नाम क्लियर हो गया? ठीक है। अब सारा कहानी जो है घनानंद की, मेन कहानी जो है, शुरुआत है इनकी प्रेमिका से। एक इनकी प्रेमिका थी और उस प्रेमिका का नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान। तो मेन यहीं से कहानी मोड़ लेती है इनके जिंदगी की। ये नर्तकी थी। नर्तकी मतलब क्या होता है? जो पहले के जमाने में राजा दरबार होते थे तो उसमें नाचने गाने वाले लोग आते थे, ठीक है। हाँ, तो जो नाचते हैं, गाते हैं, गाने वाले को तो गायक कहेंगे। जो नाचने वाले हैं उनको क्या बोला जाता है? नर्तकी, ठीक है। तो ये जो मुगल मतलब हम मुगल वंश के थे, जो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के बादशाह, उनके दरबार में ये क्या करती थी? नाच। हाँ, नाच करती थी, नाच गाना करती थी, ठीक है। और ये घानानंद क्या थे इनके? प्रेमिका थे। प्रेमिका थे बोल रहे, सॉरी। ये उनकी प्रेमिका थी, ठीक है। अब कहानी यहीं से, हाँ प्रेमी थे, वही थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझो इसको, जो भी है, ठीक है। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है और कहानी बड़ी मस्त है इनकी। हाँ, वृंदावन देव या नारायण देव, इनकी कहानी बड़ी मस्त है, ठीक है। तो बहुत अच्छी कहानी है। तो अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, कहानी बता देंगे, पहले रचनाएं कंप्लीट हो जाए। अब ये समझ लो कि ऐसे थे ये, कौन? घनानंद। तो सही है कहा गया है, जब तक ठोकर ना लगे तब तक दिमाग ठिकाने नहीं लगता है। तो कहानी इनकी वही थी कि जब ये नाचते गाते थे, इनके दरबार में ये नाचती थी, तो इन दोनों को अच्छे से बातचीत, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक। जैसे ही राजा को पता चला कि जो हमारे दरबार में जो नर्तकी है घानानंद, क्या है इनके? प्रेमी है, हाँ। तो उसको बहुत बुरा लगा कि हमारे दरबार में हमारे नर्तकी के साथ कैसे इसका प्रेम संबंध है। इन्होंने उसको क्या कर दिया? अपने राज्य से खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ दिया। तो कहा जाता है कि आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए, घानानंद जी ने कर लिया था। क्यों कर लिया था? कि उनको लगा था कि हम जहाँ जाएंगे वहां हमारी प्रेमिका यानी जो सुजान है वहां भी हमारे साथ में चल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल कर रहते थे, ठीक। तो बात हुआ, जब इनको जाने की बात हुआ, दिल्ली के दरबार से इनको निकाल दिया गया घनानंद को। तो ये सुजान से बोले कि हमको राजा ने हमको निकाल दिया है, हम लोग के बारे में लोगों को पता चले, चलो अब हम कहीं और चल के रहेंगे, ठीक है। तो सुजान बोली कि आपको जाना है तो जाइए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब इस बात से इनको बहुत बहुत ही ज्यादा धक्का लगा कि बताओ, इसको हम बहुत, हाँ, हाँ, इसके वजह से बदनाम हुए, हाँ, राजा के दरबार से निकल गए। हाँ, कैसी प्रेमिका है कि मेरे साथ नहीं चल रही है या मेरी बातों को नहीं मान रही है, चलना नहीं, बात को नहीं मान रही है, मीन ले। हाँ, तो घानन बोले कि ठीक है, जो तुमने किया है, जो भी किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब इस क्या बोलते हैं, दरबार को छोड़कर जा रहे हैं। चलना तुम्हारा, ना चलना तुम्हारी मर्जी, अपनी मर्जी है, हम छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि घानानंद जी ने अपने क्या बोलते हैं, प्रेमिका को, यानी जो प्रेमी सुजान है, उसको मतलब
इतना महान बना दिया। और कैसे महान बना दिया? बदनाम करके नहीं, इसको अच्छे चीजों में नाम लेकर। अब सुजान को ये कृष्ण भगवान समझिए, क्या समझ लिए? मेन कहानी ये है, ये कहानी नहीं है कि लेकर बोलना है कि चलो नहीं चले, ये सब नहीं है। अब मेन मुद्दा समझो क्या है, कि बोले कि हम कुछ भी हो जाए अपनी प्रेमिका को बदनामी नहीं कर सकते हैं, या फिर उसका हम गलत लोग उसको वर्ड बोले वो हमको बर्दाश्त नहीं है। अब इन्होंने इसी के नाम पे भगवान इनको समझ लिया भगवान श्री कृष्ण। अब इसकी इतना पूजा वंदना जो भी है आराधना किए कि इनके नाम से बहुत सारी क्या कर दिए, रचनाएं कर दिए। अब इनको समझ लिए भगवान श्री कृष्ण, दिन भर इसका स्मरण, स्मरण मानी कृष्ण भगवान का, ठीक है। तो इनका जैसे तुलसीदास का मोह भंग हो गया था और राम के प्रति जुड़ गए थे, तो घानानंद भी सुजान के मोह भंग हुआ तो कृष्ण भगवान की तरफ क्या हो गए, जुड़ गए। और लास्ट में यही होता है कि भगवान की तरफ लोग ऐसे ही पहुंचता है। जब सब जगह से टूट जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? हाँ, बाबा के पास। क्या है कि उस दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो समझ में आया चीजें। अब इनके याद में बहुत सारी रचनाएं की, सुजान सागर, सुजान सागर बहुत बड़ा कवि बन के निकले। सुजान सागर रचनाएं के, विरह लीला, ये विरह लीला इतना बार पूछा गया है कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बार पूछा गया है विरह लीला। फिर लोकसार भी बहुत पूछा गया है, लोकसार। फिर अगला है रसकेली बिल्ली, रसकेली वल्ली है, बल्ली है, बिल्ली नहीं है बल्ली, बिल्ली से याद कर लेना है। कृपा कंद, अगला है कृपा कंद, कृपा कंद, ठीक है, कृपा कंद। फिर अगला है सुजान हित, देख रहे हो ना, सुजान के अलग होने के बाद भी सुजान हित की कामना कर रहे हैं, सुजान हित, ठीक है। सुजान हित के बाद है, सुजान हित के बाद लिखेंगे हम लोग घनानंद कवित, आगे लिखेंगे घनानंद कवित। और ये हल्का में नहीं लेना है, ये क्वेश्चन आते हैं। रसकेली वल्ली, ठीक है, सुजा। फिर घनानंद कवित। अगला है हम लोगों का वियोग वेली, वियोग वेली, वियोग वेली अगला रचनाएं हैं, ठीक। अब वियोग वेली के बाद अगर बात की जाए प्रीति पावस, प्रीति पावस अगला रचनाएं हैं। अगली की बात किया जाए तो प्रेम प्रतीका, प्रेम प्रतीका। अगला बात किया जाए इश्क लताएं, एकदम इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इश्क लता बहुत बार पूछा गया है, इश्क लता के रचनाकार। प्रेम प्रतीकी हो गया प्रेम पद्धति, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। प्रेम पहेली, प्रेम पहेली, ठीक। अगला बात किया जाए कुकसार, कुकसार, ठीक। नेक्स्ट बात किया जाए यमुना यश, यमुना यश, ठीक है। ये सारी इनकी क्या थी, रचनाएं थी। अब सबसे ज्यादा बात किया जाए तो कौन इंपॉर्टेंट है, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली, फिर सुजान हित, फिर से इश्कलता, प्रेम पहेली, कोकसार, ये सब वियोग वेली, ये सब बहुत बार पूछा गया है। जो रेड वाला है वो किसी भी कीमत पे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। हो गया, फट से लिखो। एक कथन लिख लो, एक बार इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, वो कथन बहुत बार पूछा गया है, इसको याद होना चाहिए सबको। लिखो शुक्ल, हाँ महत्वपूर्ण तथ्य में लिख लो,
शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने, यानी नोट में डाल कर लिख लो, नोट में पहला, शुक्ल जी ने इनको, यानी इनको मतलब किसको, घनानंद को प्रेम का पीर कहा है, प्रेम का पीर के कवि कहा है। पूछा जाएगा घनानंद को प्रेम का पीर कवि किसने कहा है, तो क्या बताओगे, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट है। और एक और लिख लो, एक इनका नहीं, ये शुक्ल जी ने कहा है प्रेम का पीर, ठीक है। और दिनकर जी ने क्या कहा है, दिनकर जी, ये स्टार वाला क्वेश्चन है दिनकर जी वाला, क्योंकि दिनकर जी वाला बहुत बार पूछा गया है और शुक्ल जी वाला भी पूछा गया है। तो दिनकर जी, दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। हाँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दिनकर जी ने कहा है कि विरह तो घानानंद की पूंजी ठहरा, विरह, विरह तो घानानंद का पूंजी ठहरा। यानी अगर पूंजी मतलब क्या होता है, पूंजी मतलब क्या होता है, पैसा। और विरह मतलब क्या होता है, हाँ, विरह मतलब होता है दुख। जब अलगाव हो, टकराव हो, एक दूसरे से जब अलग होंगे तो क्या होगा, विरह होगा। तो विरह तो घानानंद की पूंजी ठहरा, यानी घानानंद जब सुजान से अलग हुए तो ये इतना टूट गए, इतना वो हो गए, हाँ, इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए। तो इसी को उन्होंने क्या बोला, विरह तो घानानंद का पूंजी ठहरा, यानी घानानंद के पास अगर कुछ है अपना तो विरह है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। समझ में है ना, ये दिनकर जी ने कहा है। ठीक, इनकी मृत्यु लिखवाए हैं, मृत्यु से छूट गया है, इनको मृत्यु करा दो, नहीं तो ये कहेंगे कि मेरे सुजान से मिलाप भी नहीं कराया और मृत्यु भी नहीं कराया है, तड़पते रह जाएंगे। तो इनको मार दो, 1760 ईस्वी में इनको मार दो। ठीक है, चीजें क्लियर हुआ। तो अब ये रीतिमुक्त भी खत्म हो गया। आगे हम लोग जब भी चलेंगे, बोधा आलम ठाकुर कोई खास नहीं है तुम लोगों के लिए। तो हम लोग आगे स्टार्ट होगा हम लोग का चौथा और लास्ट आधुनिक काल, ठीक है। चौथा और लास्ट क्या होगा, आधुनिक काल। तो ये क्लियर हो गया, घानानंद ऋतु मुक्त के मेन कवि थे घानानंद। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला जब स्टार्ट होगा आधुनिक काल पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हरिश्चंद्र से लेकर फिर आदिकाल वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।